स्टूडेंट्स वेलकम। साइंस हरियाणा बड़े बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर 10th क्लास की कुछ प्रिपरेशन करवा दें, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दोनों सैम्पल पेपर कर लो, बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा बच्चों। फिजिक्स वाला पोर्शन में पहले करवा चुका हूँ, अभी केमिस्ट्री वाला सीख लो, बिल्कुल आसान आया हुआ है। तो 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखो। विरंजक चूर्ण बच्चों कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड विरंजक चूर्ण बच्चों। इसका उपयोग क्या है? उपयोग भी थोड़ा सा ध्यान रख लो। ये कागज़ की लुगदी, कपड़ों में सफ़ेदी के लिए, रंगहीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। विरंजक, विरंजक का मतलब रंगहीन करने के लिए। सफ़ेद दांतों के ब्लीचिंग पाउडर, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कह देते हैं आम भाषा में, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये मुख्यतः जैसे दांत सफ़ेद करने, त्वचा स्किन सफ़ेद करने इत्यादि में इस्तेमाल होता है। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये क्या है अपना बच्चों? विरंजक चूर्ण। तो पहला प्रश्न, इससे मिलते जुलते प्रश्न जरूर याद कर लें। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और उनके सूत्र वगैरह वो देखूंगा किसी दिन, मैं फास्ट क्लास में आपके साथ करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। विकृत गंधिता क्या है बच्चों? पहले पार्ट से आया हुआ ये क्वेश्चन, विकृत गंधिता। तो बच्चों होता क्या है, तैलीय चीज़ें जैसे कि भुजिया, मट्ठी, समोसा, तैलीय खाद्य पदार्थ वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इस वजह से उनमें दुर्गंध आने लग जाती है, स्मेल सी कई बार होती है ना। कई बार आप चिप्स वगैरह के पैकेट खाते हो तो इसको कहते हैं विकृत गंधिता। तो इससे बचने के लिए चिप्स के पैकेट में क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि ऑक्सीकृत नहीं होने देती और लंबे समय तक वो चिप्स स्वादिष्ट बने रहते हैं। गैस भरते हैं। तो दोबारा से प्रश्न देख लो, विकृत गंधिता क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेना खाने पीने की चीज़ों का, तैलीय चीज़ों का, खासकर घी और तेल वाली चीज़ों का विकृत गंधिता कहलाता है। और ये नाइट्रोजन वगैरह भर के, गैस भर के चिप्स के पैकेट में उसको बचाया जा सकता है। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है बच्चों? कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन का अपनी ओर खींचने की क्षमता। क्लोरीन जैसे बहुत विद्युत ऋणात्मक है, फ्लोरीन। ज़्यादातर अधातुएं जो होती हैं वो हमारी विद्युत ऋणात्मक होती हैं, अधातुएं, नॉन मेटल्स विद्युत ऋणात्मक होती हैं। विद्युत ऋणात्मक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, अपने केंद्र की ओर। तो ज़्यादातर जो हमारी अधातुएं हैं वो हमारी क्या होती हैं? विद्युत ऋणात्मक होती हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी विक्रिया क्यों माना जाता है? समझाएं। श्वसन यानी बच्चों सांस लेना। सांस जब हम लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं हम हमारे साथ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से घुलकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है। कोशिकाएं में होती है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है। रिएक्शन लिख लोगे तो बहुत अच्छा होगा। शायद अगर आप ग्लूकोज शब्द भी लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि कई बार सूत्र लिखने में गलती कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है इस क्रिया में, और साथ में मुक्त होती है ऊष्मा। इसलिए जो श्वसन जो है, सांस लेना, श्वसन, रेस्पिरेशन हमारे लिए क्या है? ऊष्माक्षेपी विक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊष्मा मुक्त करते हैं। इसी से तो हमारा शरीर गर्म रहता है।
तो इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी विक्रिया कहते हैं। ये लिखना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि इस क्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो बना ही है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी विक्रिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न करके देखते हैं। धोने के सोडे और बेकिंग सोडे के दो उपयोग बताएं। तो ये एक उपयोग वाला प्रश्न आना ही आना है बच्चों। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, विरंजक चूर्ण के भी ऊपर मैंने उपयोग बताए थे। तो धोने का सोडा, धावन सोडा जो होता है, तो कांच बनाने में, बोरेक्स बनाने में, कांच, साबुन बनाने में, साफ सफाई में और जल की कठोरता दूर करने में। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का इधर एक उपयोग इधर बता दो, और बेकिंग सोडा का उपयोग क्या हो जाएगा? डबल रोटी फुलाने में, प्रति अमल के रूप में और अग्निशामक में। बेकिंग सोडा जो होता है खाने का सोडा, धावन सोडा तो अलग होता है। बेकिंग सोडा मीठा सोडा भी कहते हैं आम भाषा में इसको। तो केक, डबल रोटी बनाने में, एंड प्रति अमल के रूप में कभी कभी तेजाब बन जाए तो थोड़ा बहुत ये भी हमारे प्रति अमल के रूप में लिया जा सकता है। और अग्निशामक यानी आग बुझाने के यंत्र में भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो इन तीनों प्रक्रियाओं में हमारे लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते समूह में ऊपर से नीचे परमाणु आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो बच्चों, जब हम आवर्त सारणी में देखो, ऊपर से नीचे किसी समूह में और बाएं से दाएं, 2 चीज़ें पूछता होता है। तो ये होता है समूह हमारा। तो समूह में जो परमाणु आकार बढ़ता जाता है। बच्चों, ये मिलते जुलते प्रश्न आने हैं, रट लेना इन प्रश्नों को। तो 1 नंबर तो यहाँ से मिलेगा। प्रश्न है ये 2 नंबर का, तो एक नंबर में इसने पूछा भी होता है, इसका कारण भी बताएं। तो व्याख्या, क्या कारण बताओगे इसका? कि भाई जब मान लो जैसे लिथियम से हम सोडियम में गए, सोडियम से आगे नीचे पोटाशियम में गए, हाँ, तो एक कोष्ठ और जुड़ता जाता है। जैसे हाइड्रोजन में एक ही कोष्ठ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, सोडियम में तो 3 कोष हो जाते हैं। एक कोष्ठ बढ़ता जाता है, और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं इस वजह से आकार बढ़ गया, और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से दूर होते जाते हैं, जिस कारण इनके बीच में आकर्षण बढ़ता जाता है, आकर्षण कम होता जाता है, इसलिए भी आकार बढ़ता है। तो 2 कारण बता रहे हैं हम। ऊपर से नीचे आते हुए जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, एक कोष्ठक वृद्धि हो जाती है अगले इलेक्ट्रॉनों के लिए, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। और क्या कहा जा रहा है कि जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से दूर हो गए हैं, तो उनके बीच में आकर्षण का बल भी कम हो गया है, तो उस वजह से भी थोड़े से बड़ा हो जाता है परमाणु का आकार। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड, तो ऐसे ऑक्साइड, रेड पेन लें थोड़ा सा, चलो अट्रैक्टिव बन जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक धर्मी ऑक्साइड, उदाहरण है इसका Al2O3। ऐसे ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड ना, बॉक्साइड में, तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, अम्ल से भी और क्षार से भी क्रिया करके क्या देते हैं ये ऑक्साइड? लवण प्लस जल दोनों दे देते हैं। इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उसने आगे 2 नंबर का तो है प्रश्न, उदाहरण भी दें, तो हमें लिखनी होगी एल्युमिनियम ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया। तो HCl से जब क्रिया करता है तो बनता है हमारे पास 2 एल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है, और साथ में बनेगा
जल। तो संतुलित के लिए यहाँ 6। और ये क्षार से भी क्रिया कर लेता है, यही एल्युमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो बनता है वही जल प्लस लवण प्लस प्लस, लेकिन इस बार जो लवण बना सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस जल। तो देखो बच्चों, दोबारा सुन लो बात। उभयधर्मी ऑक्साइड उदाहरण दे रखा है मैंने L2O3 का, ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 6 नंबर वाले प्रश्न आ गए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन 2 नंबर का पड़ा है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग धातु तथा अधातु पार्ट से। ऊपर वाला क्वेश्चन भी यानी 4 नंबर का प्रश्न जो है धातु अधातु पार्ट से आया हुआ है। विद्युत अपघटनीय पृष्ठकरण। तो बच्चों, धातुओं का अवयवों से अलग करने के लिए हमें क्या करना होता है, उनका पृष्ठकर्षण करना होता है धातु के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि विद्युत अपघटन में एक एथोड बनाते हैं, एक बनाते हैं एनोड और एक कैथोड। एनोड अ से याद कर सकते हो, अशुद्ध धातु जहाँ से हमें शुद्ध धातु चाहिए, और कैथोड जिस पर आ करके शुद्ध धातु चिपक जाएगी। तो इसको बिजली का कनेक्शन भी देना है, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव की लाइन थोड़ी बड़ी होती है। और इसमें जो विलयन बनाया है वो हमने कॉपर सल्फेट का विलयन रखा हुआ है। किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट का। लवण जो होता है, जिस धातु से आपने जो पृष्ठकर्षण करना है उसी का लवण जल में घोला जाता है। तो यहाँ कॉपर धातु को करना है अपने, कई धातुएं ऐसी की थी, कॉपर, जिंक। तो कॉपर सल्फेट ज्यों ज्यों जैसी बिजली ऑन करते हैं, अशुद्ध धातु घुल करके किस में आ जाती है? विलयन में। और शुद्ध धातु इकट्ठी होती रहती है कैथोड पर। ब्राउन कलर की धातु है ना, तो आप ब्राउन कलर ले लेते हैं। मिलेगा ब्राउन कलर? ब्राउन कलर है नहीं बच्चे यहाँ। चलो थोड़ा सा मैं, ये आ गया ब्राउन कलर। तो तांबा शुद्ध धातु कैथोड के साथ चिपकता जाता है और एक विद्युत पंख यानी कीचड़ इकट्ठा होता जाता है अशुद्ध धातु का घुल करके, ये खुरती जाती है अशुद्ध धातु वाली। तो सारा बताना पड़ेगा आपको, जो जो मैं बातें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये सारा प्रक्रिया होती है। एनोड खुरता जाता है और कैथोड पर शुद्ध धातु जमा होती रहती है। आइए अगला प्रश्न करके देखते हैं। कार्बन वाले पार्ट से 6 नंबर का प्रश्न आएगा। 2 हिस्सों में 2 ऑप्शन आएंगे। तो समजातीय श्रेणी पहला प्रश्न आया हुआ है और उदाहरण सहित समझाएं 3 नंबर में। समजातीय श्रेणी तो होमोलोगस सीरीज बच्चों ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन को हटा के एक जैसा प्रक्रियात्मक समूह लगा देते हैं हम। हाइड्रोजन को हटा के एक जैसा प्रक्रियात्मक समूह लग जाता है, उसको हम कहते हैं, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन हटा के OH प्रक्रियात्मक समूह जो कि अल्कोहल है लगाया है। तो ये एक समजातीय श्रेणी का उदाहरण है। समजातीय श्रेणी दोबारा सुन लें। कार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके एक जैसे प्रक्रियात्मक समूह लगाया जाए। फंक्शनल ग्रुप प्रक्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, वो हमारी समजातीय श्रेणी कहलाती है। प्रक्रियात्मक समूह एक जैसा हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 समजातीय श्रेणी है। एल्केन, एल्कीन और भी बहुत हैं ये सारे, एल्कीन और एल्काइन। होमोलोगस सीरीज। तो उसने 3 नंबर में पहले तो पूछा उसकी परिभाषा, उदाहरण के साथ समझाएं। तो एल्केन के लिए हम क्या करते हैं? CH4 C2H6 फिर C3H8। तो इसको इन जनरल CnH2n+2 से समझाते हैं, जहाँ n क्या है? कार्बन की संख्या 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी।
तो यहाँ जो मैंने तैयार की है एक समजातीय श्रेणी है और उस श्रेणी का नाम क्या है? एल्केन, जिनमें सारे एकल आबंध होते हैं। उसके बाद एक प्रश्न आया हुआ है 3 नंबर में, इसके साथ 6 नंबर का आना नहीं ये पार्ट, नेमिंग का, कार्बन कंपाउंड्स के नेमिंग का, यौगिकों के नाम। तो CH3Br सबसे पहला है CH3Br, तो इसका नाम है ब्रोमो, ये ब्रोमीन लगा हुआ है, पहले लगेगा इसके ब्रोमो, और क्योंकि एक कार्बन है तो मिथ इथ, तो ब्रोमो मीथेन इसका नाम हो जाएगा, इकट्ठा लिखना है ब्रोमो मीथेन। पुनर्लगन और अनुलगन होता है तो ये पहले लगता है, जो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन जो 3-4 होते हैं, इन ये नाम से पहले आते हैं, जैसे ब्रोमो मीथेन। अभी अगले में देखना आप, ये नाम बाद में आएगा। तो अगला है हमारे पास CH3COCH3, थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये इस तरीके से है, तो जब भी दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला और बीच में इस तरह का बंध हो तो ये तो हमारा होता है कीटोन। कौन होता है ये? कीटोन समूह से है। तो नाम इसके लिए कितने कार्बन इसमें? 1, 2 और 3 है, तो इसलिए इसका नाम प्रोप से शुरू होगा, प्रोपेनोन। इसका नाम क्या होगा? क्योंकि 3 कार्बन है, क्योंकि कीटोन प्रकारात्मक समूह है, तो प्रोपेनोन होगा इसका नाम। अगला देखो क्या है, CH3CHO, तो ये तो हमारा एल्डिहाइड है। CHO क्या है? हमारा एल्डिहाइड प्रकारात्मक समूह। तो एल्डिहाइड के लिए कार्बन तो गिनेंगे हम, 1 और 2 हैं, तो इसलिए इथ से नाम शुरू होगा और इसका नाम होगा इथेनल या एथेनल, क्योंकि अल लगता है जब एल्डिहाइड समूह हो तो अल लग जाता है, एथेनल। तो नेमिंग तो बहुत बच्चे फ्री के नंबर होते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होते, लगभग हर बच्चा कर लेता है। 6 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है, साबुन की सफाई प्रक्रिया। तो आइए साबुन की सफाई प्रक्रिया समझते हैं। तो साबुन जो होता है लंबी श्रृंखलाओं वाला एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जिसमें क्या लगा होता है? एक सोडियम या कैल्शियम का लवण लगा होता है। सोडियम या लंबी श्रृंखलाओं वाले लवण होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, सोडियम या पोटाशियम जो होते हैं लवण लगे होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करते हैं, इनके 2 सिरे होते हैं। एक तो होता है जलरागी, जो सोडियम प्लस लगा हुआ है ना बच्चों, एक तो पूंछ एक सिरा, ये तो सिरा होता है जलरागी जो जल के साथ जुड़ना चाहता है, और दूसरा सिरा होता है जो तेल के साथ जुड़ना चाहता है, वो होता है जल वैरागी, क्योंकि हमारी जो मैल होती है कपड़ों के अंदर वो तैलिया होती है। तो जल वैरागी सिरा जो होता है वो किस से जुड़ जाता है? मैल से। तो ये हमारी मैल है, इसके साथ जाके कौन जुड़ जाएगा? जल वैरागी सिरा, और हमारा एक तरह से मिसेल निर्माण होगा। मिसेल का मतलब होता है मैल के छिद्दियाँ सी बन जाना। तो जैसे ही पानी में हम ये मिसेल निर्माण की बात ज़रूर करना बच्चों, और जल वैरागी जलरागी सिरे की बात करना। तो जब ये मिसेल बन जाती है, ये जल में अघुलनशील होती है और नीचे बैठ जाती है, गुच्छा बन जाता है, और ये गुच्छा अवक्षेप के रूप में जल से अलग कर देता है, मैल को कपड़े से अलग कर देता है। दोबारा समझ लो बच्चों, तो साबुन खास प्रकार का अणु है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसके सिरे पर सोडियम या पोटाशियम के लवण होते हैं। ये सिरा जलरागी होता है, जल में घुलनशील होता है, और दूसरा सिरा तेल के साथ जुड़ जाता है। ये मैल है जो तेलिया होती है, तो जुड़ के एक मिसेल निर्माण होता है। ये मिसेल पानी में घुलती नहीं है और नीचे बैठ जाती है ये गुच्छा सा,
और ये गुच्छा मैल को जो है कपड़े से अलग करके अलग कर देता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो इस प्रकार ये अघुलनशील जो होता है, ये जो गाद सी स्कम जो बन जाता है, ये नीचे अलग हो जाता है और हमारा जो है कपड़े साफ हो जाते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, साइंस हरियाणा के साथ जुड़े रहें। अगला वीडियो जीव विज्ञान का है।